हमने पहले लेक्चर में देखा था कि नेशनलिज्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है और एक ओवरव्यू देखा था कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या क्या। ठीक है, तो आज हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हुआ कैसे। स्पेसिफिक इवेंट्स देखने से पहले जिसकी वजह से नेशनलिज्म का राइज हुआ यूरोप में, हम 19th सेंचुरी से पहले के सिनेरियोज देखेंगे। तो भाई देखो बहुत सिंपल है, बस 4 पॉइंट में कवर हो जाएगा, उसके बाद हम फटाफट आगे मूव करेंगे। तो देखो 19th सेंचुरी से पहले यूरोप जो था आपका अलग अलग किंगडम्स और एम्पायर्स में डिवाइडेड था। जो रीजन ऑफ यूरोप था हमारा, उस समय हम जो अभी नेशंस को जानते हैं, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, वो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते जिस तरह से वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। दे वर जस्ट रीजन्स कंट्रोल्ड बाय वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स। ठीक है, इसी के अंदर एक फेमस एम्पायर है जिसका नाम है हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, अब देखो ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, इसके अंदर सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के रीजन्स आते थे, समझ में आ रहा है। और इसी के अंदर आपका शामिल है इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। तो ये रीजन्स पहले हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता था। एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो कोई भी एम्पायर किंगडम होता है, जो वहाँ का जो मोनार्क है वो उसको अकेले तो एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, इसलिए उसको ईजिली एडमिनिस्टर करने के लिए उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं ये बड़े किंगडम्स और एम्पायर्स। तो यूरोप के अंदर भी ऐसे काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मौजूद थे। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही जो आपके इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे अलग अलग नाम से इन यूनिट्स को जाना जाता था। जैसे इटली और जर्मनी में इसको हम बोलते थे डचीज़ और ड्यूचीज़, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। स्विट्जरलैंड में इसको हम बोलते थे कैंटन्स, स्विट्जरलैंड में इसको हम कैंटन्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, जो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे जो हेल्प करते थे किसी भी रूलर को अपने किंगडम को रूल करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे कवर। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें, बहुत ईजी है। अगला हमारा पॉइंट है, वो भी बहुत सिंपल है कि जैसे हमें ये पता है कि जो किंगडम्स और एम्पायर्स होते हैं हमारे, इनका जो जोग्राफिकल एरिया होता है ना, या गवर्नेंस एरिया रहता है, वो घटता और बढ़ता रहता है, कोई फिक्स बॉर्डर नहीं होते हैं इनके। मान लो भाई हैब्सबर्ग एम्पायर ने किसी और एम्पायर या किंगडम पे अटैक कर दिया और उसको भी कैप्चर कर लिया, तो इसका एरिया अब ज़्यादा बढ़ गया। मान लो दूसरे ने दोबारा से अटैक कर दिया और अपना एरिया रिकैप्चर कर लिया, तो फिर से इनके एरिया कम हो गया। तो ऐसा चलता रहता है उसमें, दे हैव नो फिक्स बाउंड्रीज। इसकी वजह से यहाँ पे लोग काफ़ी डाइवर्स थे। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे है कि वो लोग अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते थे या बोलते थे, और या फिर अलग अलग कल्चर फॉलो करते थे। यहाँ पे रिलीजन भी पॉइंट आ जाएगा कि वो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे। ठीक है भाई, अब देखो कट, इसके साथ साथ डाइवर्सिटी होने के साथ साथ जो सोसाइटी थी यूरोप की, वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड थी। यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिविजन्स थे, सोशल एंड इकोनॉमिक डिविजन्स। इसके एग्जांपल बहुत अच्छा हमें मिलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। हमने देखा था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी भाई 3 एस्टेट्स में। ठीक है, पहला है आपका नोबिलिटी, देन क्लर्गी, देन आपका आएगा थर्ड एस्टेट जिसमें पीजेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, बिजनेसमैन वगैरह आते थे आपके। ठीक है ना, हमने ये भी देखा था जो पहले 2 एस्टेट्स हैं आपके, नोबल्स और क्लर्गी, इनके पास बर्थ से प्रिविलेजेस थे, टैक्स नहीं पे करते थे, टैक्स सब थर्ड एस्टेट को देना होता था। ठीक है ना, और इस डिवीजन में एक क्लासिफिकेशन से दूसरे क्लासिफिकेशन में आना बहुत डिफिकल्ट था, नियरली इम्पॉसिबल था। समझ में आ रहा है। तो ये हमें एक एग्जांपल मिला है ये प्रूव करने के लिए कि वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन थे। ठीक है, सो सोसाइटी ऑफ यूरोप वॉज हाईली डिवाइडेड। यहाँ पे एक और सिस्टम था इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के अंदर बेसिक बताता हूँ होता क्या था। फ्यूडल सिस्टम के अंदर हमारा जो किंग है वो उसके पास जितना भी लैंड होता था
उसको सब डिवाइड करता था अपने नोबल्स में, नोबल्स उसको सब डिवाइड करते थे वैसल्स में या नाइट्स में, नाइट्स उसको सब डिवाइड करते थे पीजेंट्स में। ये हमारा बेसिक फ्यूडल सिस्टम का हायरार्की थी, ठीक है। और इस हायरार्की में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाना बहुत डिफिकल्ट था, नियरली इम्पॉसिबल था। तो इस तरह से डिवाइडेड सोसाइटी थी यूरोप की, बहुत ज़्यादा। क्लियर हो रही है बात? इतना ही है इस वाले पार्ट में, बिफोर 19th सेंचुरी में। हम देखेंगे इसके बाद कि ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जिसकी वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ यूरोप के अंदर या फेमस हुआ, और ये सारा सिस्टम चेंज हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब देखो इवेंट्स पे आते हैं सीधा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों माना जाता है भाई, ऐसा क्या हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? तो देखो बहुत बेसिक के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ चेंजेस हुए थे फ्रांस की सोशल और इकोनॉमिक सेटअप के अंदर, ठीक है। और इन चेंजेस ने फ्रांस के लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करी, जो कि बेसिस होता है नेशन स्टेट के फॉर्मेशन का। समझ में आ रहा है? तो अभी पहले देख लेते हैं भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो कैसे गया, ऐसा क्या हुआ था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। अब हमें ये पता है भाई कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 से हुआ था आपका स्टार्ट, और 1799 तक इसके इवेंट्स जारी हैं, जब तक कॉन्सुलेट का रोल नहीं आता रूल, और जब तक नेपोलियन नहीं आ जाता पिक्चर में, ठीक है। उसके बाद डिक्टेटरशिप हो गई थी नेपोलियन की 1804 में। तो 1789 में बेसिक रीज़न था आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का कि फ्रांस के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपने मोनार्क से और सोशल सेटअप से फ्रांस के, क्योंकि नोबिलिटी थी, क्लर्गी थी, उसको बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, वो कोई टैक्सेस पे नहीं करते थे, ठीक है। वो फूड शॉर्टेज पे नहीं करते थे, इकोनॉमिक हार्डशिप्स उनको फेस नहीं करनी पड़ती थी। सारी चीज़ें झेल कौन रहा था? थर्ड स्टेट वाले। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो लॉयर है, या जो आपका मिडिल क्लास वाले कैटेगरी के लोग हैं, सब उनको झेलना पड़ रहा है। समझ में आ रही बात तुम्हें? तो इससे परेशान होके लोगों ने ये रिवॉल्यूशन किया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान था आपका मिडिल क्लास का, ठीक है। मिडिल क्लास ने बहुत बड़ा योगदान दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने में। अब देखो जो मिडिल क्लास है इसमें कुछ एजुकेटेड लोग थे काफ़ी सारे। एग्जाम्पल आपके मीराब्यू थे, एबीसीएस थे आपके, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी मान सकते हैं हम एक बार के लिए। तो इन जैसे लोगों ने इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और राइट्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो पॉपुलराइज किए अपनी राइटिंग के थ्रू फ्रांस के अंदर। समझ में आ रहा है? अब जब ये आइडियाज़ लोगों के बीच में पॉपुलराइज हुए और लोगों को ये पता लगा कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं इसके अलावा बेहतर सिस्टम भी हो सकता है गवर्नेंस का, ठीक है, या सोशल सेटअप हो सकता है बेहतर इससे। तो फिर लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द मोनार्की इन फ्रांस, ठीक है। और इसको ही हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं। और इस रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ चेंजेस हुए, उन चेंजेस ने लोगों में कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करी। अब हम बात करेंगे उन्हीं चेंजेस की कि कौन से चेंजेस हुए और उसने कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कैसे करी भाई लोगों के बीच में।